हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 22 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा? फर्स्ट, द नंबर ऑफ सीट्स फॉर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा गेट्स चेंज्ड व्हेन अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड। सेकेंड, Rajya cannot be prorogued by the president as it is a permanent house and not subject to dissolution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज A1 ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, राज्यसभा के अंदर किसी भी स्टेट के लिए इलेक्टेड मेंबर्स की कितनी सीट होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंसर्न स्टेट। अब जैसे ही कोई नया स्टेट बनाया जाएगा, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन जो है वो उस स्टेट की चेंज हो जाएगी। तो मतलब कि जैसे ही कोई नया स्टेट बनता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की सीट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। ये बात सही है कि राज्यसभा जो है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा को भी प्रोरॉग कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे कैन नॉट बी प्रोरॉग लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। आंसर इज A1 ओनली। सो राज्यसभा के अंदर ये जो रिसेंटली बिल पास हो चुके हैं फार्मिंग रिफॉर्म्स के लिए, तो उस वजह से राज्यसभा के कुछ मेंबर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सेकेंड, ही कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 years। थर्ड, ही इज नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज D1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 89। सेकेंड जो है वो गलत है, बिकॉज राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है इट इज अपॉइंटेड ओनली व्हेन द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन फॉल्स वैकेंट। मतलब कि जब ये सीट जो है वो खाली होगी तभी जाके इनको अपॉइंट किया जाएगा। अब ऑफिस कौन से केसेस पे वैकेंट हो सकती है? अगर मान लो कि ये डेप्यूटी चेयरमैन जो है उन्होंने रिजाइन किया है, तो ऐसे केस में ये ऑफिस जो है वो खाली हो सकती है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, कि अगर उनका टेन्योर एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा खत्म हो जाता है, मतलब कि इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ऐसे टाइम पे भी ये ऑफिस जो है वो वैकेंट रहेगी। और थर्ड रीजन ये हो सकता है, इफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा passes a resolution against him, राइट, कि इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन अगर राज्यसभा में पास हो जाता है ओनली आफ्टर गिविंग 14 days प्रायर नोटिस, तो ऐसे 3 केस में ये ऑफिस जो है वो खाली हो सकती है। सो देयर इज नो फिक्स टर्म कि डेप्यूटी चेयरमैन जो है इतने साल के लिए ऑफिस पे रहेगी। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट अ सब्सटीट्यूशन टू द चेयरमैन। इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो ही इज नॉट नॉमिनेटेड बाय एनी अथॉरिटी, ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है। आंसर इज D1, 2 एंड 3 बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। अगेन, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनके खिलाफ, मतलब उनको रिमूव करने के लिए नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन जो है वो पास किया जाने वाला था, लेकिन जो चेयरमैन है उन्होंने इस पर्टिकुलर मोशन को रिजेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म्स A2 plus FL and C2 are associated to dash. First, issue of currency by RBI. Second, determination of interest rates by banks. Third, fiscal deficit of central government. And fourth, determination of minimum support prices. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज D, determination of minimum support prices, MSPs.
अब देखिए एमएसपी के अंदर एक फैक्टर जो है वो ध्यान में लिया जाता है, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इस फॉर्मूला के बेसिस पे डिटरमाइन होती है, A2 प्लस FL। तो तीनों का मतलब देखते हैं। सबसे पहले A2 का मतलब ये होगा द इनपुट कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फार्मर फॉर द प्रोडक्शन, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल सीड है, देन फर्टिलाइजर्स है, देन पर्सनल लेबर, देन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये जितने भी इनपुट्स लगते हैं प्रोडक्शन के लिए किसी भी फार्म प्रोड्यूस में, तो उन सभी को कंसीडर किया जाएगा A2 के अंदर। फिर उसके बाद A2 प्लस FL। तो यहाँ पे FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। मतलब मान लो कि कोई फार्मर है, उसके बीवी बच्चे भी उस फार्मिंग एक्टिविटीज में उनका साथ देते हैं, तो ऐसे जो फैमिली लेबर की कॉस्ट है वो भी इसके अंदर ऐड की गई है, दैट इज A2 प्लस FL। फिर उसके बाद C2 जो है इट इज मोर रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि अगर किसान जो है वो किसी जमीन के टुकड़े के ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करता है, अब मान लो कि ये जमीन उन्होंने रेंट पे दे दी, तो रेंट की इनकम कितनी होती। अगर मान लो कि यहाँ पे ये जो पैसे मिलते हैं यहाँ से, अगर वो बैंक में एज अ सेविंग रख देते हैं या फिर किसी को लोन दे देते हैं, तो वहां से इंटरेस्ट कितना मिल सकता था। तो ऐसी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कंसिडर की जाती है। तो C2 का मतलब कि जैसे लैंड के ऊपर रेंट कितना मिलता, इंटरेस्ट कितना फॉरगॉन हो चुका है, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती है C2 के अंदर। सो ऑल दीज आर एसोसिएटेड टू मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। आंसर इज डी। सो गवर्नमेंट ने वीट के लिए MSP जो है उसको 2.6% इंक्रीज किया है। हालांकि इस टाइम पे गवर्नमेंट इंक्रीज नहीं करती, लेकिन जो पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है फार्म बिल्स की वजह से, तो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मूव लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉजेस फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, हायर पॉपुलेशन, सेकेंड, प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी, थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों कारण जो है वो करेक्ट है। अब देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया की बात करें, सो इट इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ अवर हायर पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, गवर्नमेंट का खर्चा जो है उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा रीजन जो है वो भी करेक्ट है, प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, जैसे फार्म सब्सिडीज है, देन सब्सिडीज ऑन यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, राइट। तो ये सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करती है। प्लस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। तो काफी सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो काफी बड़ा डोमेन है, तो इसको आपको वाइडर व्यू में देखना पड़ेगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके मेन बेसिक 2 पिलर कौन से है, वन इज एजुकेशन एंड अदर इज हेल्थ। दोनों की कंडीशन इंडिया के अंदर पुअर तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको एडिक्वेट कंडीशंस नहीं है इस दोनों पिलर्स के अंदर। तो मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पे भी खर्चा करना पड़ेगा टू इम्प्रूव द एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी को पता है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन टू 6% ऑफ GDP, विच इज करंटली अबाउट 4.6% ऑफ GDP। तो ये भी आप कह सकते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर भी हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। अगेन MSP इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस वजह से ये आपको वाइडर व्यू में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फर्स्ट, district magistrate works as the chairperson of this body. Second, it has the power to examine the construction in any area in the district to enforce the safety standards. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है
उसके चेयरपर्सन के तौर पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन ऑल्सो बी दी चेयरपर्सन एंड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कैन ऑल्सो बी दी चेयरपर्सन। और उनके साथ में जो म्यूनिसिपालिटी या फिर कॉरपोरेशन है उनके चेयरमैन जो है इट विल वर्क एज दी को चेयरपर्सन, राइट, अलॉन्ग विद दिस चेयरपर्सन। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट कि उनके पास ये अथॉरिटी है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं क्या वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये इन्वेस्टिगेट करने का काम भी किसका है, DDMA, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो रिसेंटली दिल्ली के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि फार्म ऑर्डिनेंसेस या फिर बिल को लेके जो भी प्रोटेस्ट करना है तो वो 30 सितंबर तक आप नहीं कर सकते ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज नॉन क्रॉप रिलेटेड इनकम ऑफ फार्मर्स। मतलब कि कौन सी स्कीम या इनिशिएटिव की वजह से फार्मर्स की नॉन क्रॉप रिलेटेड इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। फर्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सेकंड PM कुसुम योजना, थर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस एंड फोर्थ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, PM कुसुम योजना। अब देखिए बाकी की तीन जो स्कीम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं फार्मर्स की क्रॉप रिलेटेड इनकम्स जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे फसल बीमा योजना के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाता है तो क्रॉप रिलेटेड इनकम जो है वो स्टेबल होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस क्रॉप्स के लिए दिए जाते हैं तो वो भी सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो ये भी क्रॉप रिलेटेड इनकम से है। PM कुसुम योजना जो है इट इज फॉर द ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स। यहां पे सोलर एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को इनकम दी जाती है। मतलब कि फार्मर्स को ये सोलर पंप्स दिए जाएंगे, बाय यूजिंग दिस दे कैन जनरेट सोलर एनर्जी और वो उसको सेल भी कर सकते हैं इफ दे हैव एक्स्ट्रा एनर्जी। तो यहां से फार्मर्स की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, बट इट इज नॉन क्रॉप रिलेटेड इनकम बिकॉज दे आर अर्निंग दिस इनकम बाय सेलिंग द सोलर एनर्जी। सो आंसर इज बी, PM कुसुम योजना। PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। सो पूरे देश में अभी जो फार्मिंग बिल की वजह से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफी सारे आर्टिकल्स है आज के न्यूज़पेपर में। इस वजह से आपको इसको पूरे होलिस्टिक व्यू में देखना पड़ेगा बिकॉज अगर आप सिर्फ फार्म बिल्स की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्स इज और आर मैच्ड करेक्टली। फर्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और सामने दिया गया है प्रमोशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकंड, परंपरागत कृषि विकास योजना टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स कवर्ड बाय इरिगेशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों पेयर्स जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज बोथ दी पेयर्स आर ऑपोजिटली इनकरेक्ट। मतलब कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है यहां पे इरिगेशन के ऊपर फोकस किया गया है। आपको पता चल जाएगा कि सिंचाई का मतलब क्या होता है, इरिगेशन। तो जितनी भी लैंड्स विच इज अंडर द विच इज कल्टिवेटेड लैंड उनको इरिगेशन के कवर के अंदर लाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। और परंपरागत कृषि विकास योजना जो है इट पुट एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस वजह से ये दोनों पेयर जो है वो इनकरेक्ट। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। अगेन एग्रीकल्चर बिल्स एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर इन द न्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली अबाउट वेरियस थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट, भवाई और सामने दिया गया है गुजरात। सेकंड, नौटंकी और सामने दिया गया है महाराष्ट्र। थर्ड, रासलीला और सामने दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, 1 and 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। भवाई जो है इट इज पॉपुलर इन गुजरात, ऑल्सो इन दी राजस्थान।
नौटंकी इज द फेमस थिएटर फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉट ऑफ द महाराष्ट्र। एंड थर्ड जो है रासलीला, इट इज फेमस इन उत्तर प्रदेश। आंसर इज सी 1 and 3। सो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है दिल्ली असेंबली के अंदर, उन्होंने रामलीला स्टार्ट करने के लिए डिमांड की है गवर्नमेंट को, इस वजह से न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू द रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इन बोथ द बिल्स, दैट इज मनी बिल and constitutional amendment bill, president cannot return the bill for the reconsideration of parliament। अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो सिर्फ उसी केस पे प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को बिल रिटर्न कर सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये लागू नहीं होगा। सो फर्स्ट जो है वो वहां पे ये लिखा है कि कैन नॉट रिटर्न, तो करेक्ट है। सेकेंड में कैन रिटर्न लिखा है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। आंसर इज ए 1 ओनली। सो जो बिल पास हो चुके हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, अभी प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना असेंट देंगे, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं काफी सारे स्टेट के अंदर से जो प्रेसिडेंट को ये अर्ज कर रहे हैं कि उनको ये बिल को असेंट नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? फर्स्ट, इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट is directly provided by the parliament. Second, some information that can affect the sovereignty and integrity of India is exempted from the purview of RTI। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज बी सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट। अब देखिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो दो एजेंसीज के थ्रू पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है या फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। That is Central Information Commission in terms of central government's information and State Information Commission in terms of state government's information, right? So it is not directly disclosed by the parliament, it is done by these two agencies। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि अगर इंडिया की सोवरेनिटी या फिर इंटेग्रिटी की बात आती है तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आरटीआई के थ्रू डिस्क्लोज नहीं करते। आंसर इज बी सेकेंड ओनली। सो ओडिशा गवर्नमेंट के अंदर वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिसेंटली जो अपने एम्प्लॉइज है, ऑफिसर्स विच वर डिप्लॉयड इन द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उनकी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। रीजन उन्होंने ये दिया है कि इट वुड कॉम्प्रोमाइज विद द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। इस वजह से आरटीआई एक्ट जो है वो फिर से न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग कि कल का जो वीडियो था उसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पे आंसर सोमालिया है, लेकिन उस क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर ये मिस्टेक है। देयर आर 2 आंसर। एक आंसर यमन भी हो सकता है, बिकॉज यमन इज ऑल्सो अंडर, इट इज सिचुएटेड बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड सोमालिया जो है वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो कल के क्वेश्चन के लिए, ये मिस इन्फॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा ध्यान रखें। ओके, तो हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।